नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्य की उत्पत्ति के एक प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसके प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, यानी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के लिए हमें राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम राज्य की उत्पत्ति के उन सिद्धांतों में से, प्रमुख सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य को सभ्य जीवन की पहली और प्रमुख आवश्यकता माना जाता है, और जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हमारी आवश्यकताओं के लिए होती है, और राज्य जो बना हुआ है हमारे अच्छे और सज्जीवन के लिए बना हुआ है, यानी अच्छा और उन्नत जीवन राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने है कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे? राज्य सर्वप्रथम कब और कैसे अस्तित्व में आया? इसके पीछे प्रमुख शक्तियाँ क्या थी जिसके प्रभाव से यह एक व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आता है, और उसका परिणाम आज हम विश्व के इस ग्लोब में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को देखते हैं। तो सब जगह व्यवस्थाएं हैं, सब जगह राज्य हैं। तो ये वास्तव में अस्तित्व में आया कैसे? गवर्नर ये कहते हैं कि वे परिस्थितियां जिनमें आदिम मनुष्यों ने सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा और वे किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए, ऐसे तथ्य हैं जो पूर्णतः नहीं तो अधिकांशतः अस्पष्टता के बादलों से ढके हुए हैं। यानी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे पास फुल प्रूफ हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। यहाँ हम कल्पना और तर्कों के माध्यम से हम राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्याएं करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे हम जो इतिहास पढ़ते हैं आदि मानव से लगाकर आज तक के इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें इतिहास का बहुत सारा पार्ट अनरिटन है। उसके बाद रिटन हिस्ट्री शुरू होती है। तो जो अनरिटन इतिहास है उसके बारे में हम सिर्फ कल्पनाएं करते हैं। इस संदर्भ में गिलक्राइस्ट ये कहते हैं कि जहाँ इतिहास असफल होता है वहाँ हम कल्पना का सहारा लेते हैं। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति, इसका स्वरूप, इसका विकास, इसके संदर्भ में हम सिर्फ कल्पना और तर्कों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति या बल सिद्धांत है, फोर्स थ्योरी जिसे हम कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रमुख सिद्धांत है। हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझेंगे। हमारा लक्ष्य वही है जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो प्रमुख है। उनको समझने से पहले हम इन सिद्धांतों को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित मानता है, अर्थात राज्य मानवीय संस्था नहीं है, यह मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, यह किसी सामाजिक समझौते का परिणाम नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर शासन करता है, या वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पर शासन करता है, अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। अर्थात राज्य ईश्वर की कृति है, अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना समस्त प्रजा का कर्तव्य है। शासक का विरोध करना अथवा उसके आदेशों का उल्लंघन करना पाप है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति
ऐसी नहीं है जो शासक की इच्छा और उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है, बंधन लगा सकती है। शासक की आज्ञाएं और इच्छाएं ही कानून है। यानी देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो इस राज्य को देवता या ईश्वर की कृति मानता है और उसी के अनुरूप प्रजा को आचरण करने की सलाह देता है। गैटेल ये कहते हैं कि मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या देवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप जो है पूर्णतः धार्मिक था। यानी देखिए, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में हम ये समझ सकते हैं कि राज्य का संबंध धर्म से था और धर्म का राज्य के ऊपर पूरा पूरा प्रभाव था। यानी इस सिद्धांत की मान्यता है कि जो प्रारंभिक शासक जो होते थे वो पुरोहित हो सकते थे या वो जादूगर हो सकते थे, और यह ईश्वरीय अगर उस विचार को हम माने तो ऐसा संभव है। यानी शासक पुरोहित होता ही था। और जैसा कि हमने भी चर्चा की कि यहाँ पर धर्म और राजनीति का एक विशेष संबंध था, और यही कारण है कि विश्व में चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या अन्य धर्म हो, सभी धर्म ग्रंथों में राज्य सत्ता का जो मूल है वो देवीय वरदान को माना जाता है। यानी हर धर्म ग्रंथ के अगर मूल को हम देखें तो राज्य या व्यवस्था के संदर्भ में वो किसी न किसी देवी शक्ति को महत्व देते हैं। और जहाँ तक हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मनुस्मृति है, गीता है, मत्स्य पुराण है, महाभारत है, इन सभी धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवी विचार हमें प्राप्त होते हैं। जैसे गीता का जो अध्याय 10 है उसका श्लोक 27 है, उसमें श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि समस्त जीवों की रक्षा के लिए और न्याय नीति के प्रणयन के लिए देवताओं के अंश लेकर स्वयंभू राजा ने इस राज्य की सृष्टि की है या इसको बनाया है। महाभारत में भी कहा गया है कि आरंभ में शासक और शासित नहीं थे, लोग धर्म के अनुकूल आचरण करते थे और कालांतर में पाप की उत्पत्ति जो है व्यक्तिगत संपत्ति के उदय और उससे संपन्न झगड़ों के कारण होता है। यही बात रूसो भी कहते हैं कि वह आरंभिक स्थिति में या आदिम स्थिति में मनुष्य को नोबल सेविज की संज्ञा देते हैं कि वह बहुत अच्छा था। धीरे धीरे जैसे ही प्रॉपर्टी की स्थापना होती है, सभ्यता संस्कृति का विज्ञान का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है, तो मनुष्य पतित होता जाता है। तो यहाँ पर हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवी विचारों को देख सकते हैं। यहूदी धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में भी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें देवी सिद्धांत के अंश मिलते हैं। बाइबल में भी जो है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के दर्शन हमें होते हैं। जेम्स प्रथम जो है इसका प्रतिपादक भी था, और इसके अलावा जो है रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी एक पुस्तक पैट्रियार्का लिखी थी, उसमें भी जो है उसने राजतंत्र देवी तथा प्राकृतिक विधियों के अनुकूल उनको मानता है। और इसी तरह से फ्रांस के लुई 14 जो है वह भी देवी सिद्धांत के समर्थक है। इस प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं कि व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य की स्थापना कैसे होती है इस संदर्भ में, क्योंकि राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिना राज्य के हम सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप है, आज राज्य में व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी सुविधाएं और सुरक्षा और कल्याण की जो अनुभूति होती है वो राज्य की वजह से होती है। तो जो सिस्टम बना है, ये जो राज्य बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस संदर्भ में हमने राज्य की महत्व
और राज्य की उत्पत्ति का ये जो देवी सिद्धांत पढ़ा, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो सिद्धांत है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि राज्य सत्ता जो है ईश्वर द्वारा नियुक्त है, वंशानुगत नहीं है, और राजा केवल और केवल जो है ईश्वर के प्रति समर्पित है, जिम्मेदार है, और कानूनी जो राजा है उसके विरुद्ध विद्रोह जो है, जो ईश्वर प्रदत्त जो राजा है उसके विरुद्ध किसी भी तरह का विद्रोह जो है वो पाप है। लेकिन आज के इस लोकतांत्रिक कल्याणकारी समाज में इस सिद्धांत की मान्यता कम है। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो जैसे ही सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हमारे सामने आता है, लोग पुनर्जागरण होता है, लोगों का रेनेसा और रिफॉर्मेशन जब होता है, और जब वैज्ञानिक तकनीकों का आविष्कारों का होना, और उसके बाद जब लोगों ने लॉजिकली तार्किक रूप से सोचना समझना अपने विवेक से आरंभ किया, तब से जो है इस राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की आलोचना होने लगी है। और क्योंकि यहाँ जनता लोक महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार इस सिद्धांत का पतन भी होता है समय के साथ साथ। और ये कहा जाता है कि जब इसकी आलोचना होती है तो इसको एक धोखे के रूप में भी कहा जाता है कि ये सिद्धांत नहीं बल्कि एक मान्यता है, अंधविश्वास है, जो लॉजिकली हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। और यह सिद्धांत जो है निरंकुश शासक की स्थापना करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में इसकी अत्यंत आलोचना होती है। और राज्य जो है देवी उत्पत्ति की जगह यह एक स्वाभाविक संस्था है ना, ये बात भी इसकी आलोचना के रूप में कही जाती है। लेकिन इसके जो महत्व की जब हम बात करते हैं तो यह है कि जब राज्य से पहले की जो स्थिति थी, जिसको प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ सिस्टम नहीं था, जहाँ अराजकता भरा माहौल था, जहाँ व्यक्ति के श्रम फल की कोई गारंटी नहीं थी, उसका जीवन क्षणभंगुर पानी के बबल्स की तरह था, जहाँ कोई कानून पालिका नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी, व्यवस्थापिका नहीं थी, वो जो अराजकता का जो माहौल था, उस अराजकता के माहौल से एक व्यवस्थित राज्य की समाज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए, लोगों के मन में नैतिक भावना के जागरण के लिए, व्यवस्था के प्रति कार्य करने के लिए, व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए ये जो सिद्धांत अस्तित्व में आता है, तो निश्चित रूप से आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की प्रथम नींव की जो ईंट है, वो उसके रूप में हम राज्य के इस देवी सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं। उस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए राज्य देवी उत्पत्ति का सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण था। इसने राज्य के प्रति लोगों का एक नैतिक एटीट्यूड डेवलप किया, और श्रद्धा भाव और आस्था जब मनुष्य के मन में राज्य के प्रति आती है तो अपने आप ही स्वतः ही जो है व्यवस्था बनती है, और इस व्यवस्था में ही जो है मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस प्रकार हम राज्य की आवश्यकता और उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में देवी सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत को समझेंगे। धन्यवाद।